डिलिमिटेशन एक ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा जो 25 साल बाद आज फिर से हमारे सामने आ खड़ा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। वहीं डिलिमिटेशन भारत में नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो लड़ाई है उसमें घी डालने का काम भी कर सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है डिलिमिटेशन, आखिर क्यों जो काम 1981 और 2001 में हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, वहीं आखिर कैसे ये नॉर्थ वर्सेस साउथ के स्टेट्स के बीच की लड़ाई का एक मुद्दा बन सकता है। इन दिनों दक्षिण भारत के राज्य खास तौर से तमिलनाडु में कई राजनीतिक दल काफी गुस्से में हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा सीटों के परिसीमन का मामला है। There's a fresh debate now which is on parliament delimitation. Now, why is South India so upset about delimitation? Why is South India calling it foul? The only solution to the problem, South Indians making more babies? चलो तो सबसे पहले हम समझते हैं डिलिमिटेशन क्या है। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, एक रिपब्लिक कंट्री की, तो हम उससे क्या समझते हैं कि सभी देशवासियों के बराबर हक होने चाहिए, सभी के लिए बराबर कानून होना चाहिए। और इसी चीज को देखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 और 170 ये निश्चित करता है कि सभी देशवासियों को जो वोट देने का अधिकार है उसका वजन बराबर हो। कहीं पर ऐसा ना हो कि कुछ हजार लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हो और कहीं पर कुछ लाख लोग मिलके एक प्रतिनिधि को चुन रहे हो। इसे ऐसे समझो कि नॉर्थ के कुछ स्टेट ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स, वहीं नॉर्थ ईस्ट के कम पॉपुलेशन वाले। तो ऐसा ना हो कि सिक्किम के तो 10,000 लोग मिलके एक प्रतिनिधि को चुन रहे हो, वहीं यूपी में वही 10 लाख लोग मिलके एक प्रतिनिधि को चुन रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो 10,000 लोग हैं, उनके मत का वजन ज्यादा होने लगेगा, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी बजाय 10 लाख लोगों के। तो एक लोकतांत्रिक देश में ये चीज ना हो इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। मतलब जो हर 5 साल में आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी को चुन के भेजते हो तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन का साइज देश की बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साइज के बराबर होना चाहिए और ये काम डिलिमिटेशन के जरिए होता है। जैसे अगर हम देखें तो 1951 में देश की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, जिसमें हर 7,30,000 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और ऐसी कुल 494 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो पूरे देश भर से 494 एमपीज को चुन के लोकसभा में भेजती थी। आगे जाके 1961 और 1971 में ये चीज बढ़ के 522 और उसके बाद 543 हो गई। और 1971 के बाद जब ये चीज समझ आने लगी कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से ये तो केवल उत्तर के कुछ राज्यों में बढ़ रही है, क्योंकि केवल वहीं की पॉपुलेशन काफी बड़ी है बजाय दक्षिण के राज्यों की। तो आगे जाके इमरजेंसी के समय 1976 में जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल का, तब इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके जहां ये जो डिलिमिटेशन है इसे 25 साल तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उस समय बड़ा साफ दिख रहा था कि नॉर्थ में सीट्स काफी बढ़ रही है और साउथ में यही नंबर अब स्टेबल होने लगा है। तो ये अनफेयर होता उस समय के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और उसमें यह लिखा गया कि ईयर 2000 के बाद ये डिलिमिटेशन का काम फिर से किया जाएगा। तब तक 25 साल में नॉर्थ साउथ की थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। आगे जाके 2001 में वाजपेयी सरकार आती है और वो भी यही डिसीजन लेती है कि भारत की आबादी उतनी बैलेंस नहीं है कि वो भी डिलिमिटेशन करवाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ की सीट बढ़ेगी, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, साउथ की सीट्स कम होगी और उनके एमपीज भी कम होंगे, इसी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा। तो वाजपेयी जी ने 84th अमेंडमेंट पास कर 25 साल के लिए डिलिमिटेशन की जो तलवार थी उसे आगे धकेल दिया और आज 25 साल बाद 2026 में ये तलवार फिर से हमारे सर टंग गई है। और शायद इसीलिए अभी से ही दक्षिण भारत के मंत्रियों की तरफ से ये टिप्पणियां आने लगी है कि डिलिमिटेशन उनके हक में नहीं है। तो अब सवाल आता है कि क्या आज हम तैयार है डिलिमिटेशन के लिए? क्या आज नॉर्थ की पॉपुलेशन और साउथ के स्टेट्स की पॉपुलेशन इतनी बैलेंस्ड है कि हमें डिलिमिटेशन करने के बाद किसी भी राज्य की सीट्स कम नहीं करनी पड़ेगी? क्या आज हम डिलिमिटेशन के बाद ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिससे सभी देशवासियों को बराबर का हक मिले? हम आंकड़ों पे जाए उसके पहले ये सुन लेते हैं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर का क्या कहना है इस मुद्दे पर। मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब साउथ की किसी भी राज्य की सीट्स कम नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं इस विषय पर। मैंने शुरुआत में बताया था कि 1951 में 7,30,000 लोग मिलके एक एमपी को चुन सकते थे। आगे जाके 1961 में यही आंकड़ा 8,40,000 का हुआ, 1971 में 10 लाख का। अब हमारे संविधान में रेशियो कहीं नहीं लिखा है कि एक एमपी इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब करेंगे सब बराबर ही, पर सभी मिलके 5 लाख को भी कर सकते हैं, 10 लाख को भी कर सकते हैं, 15 लाख को भी कर सकते हैं।
तो अब अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो कोविड में हमारी जनगणना हुई नहीं और वो जनगणना अब होने जा रही है और ये जनगणना होते से डिलिमिटेशन का गर्मा गर्म मुद्दा वापस से छिड़ने वाला है। अब अगर हम आंकड़ों को देखें तो इंडियन एक्सप्रेस का एक डाटा बताता है कि अगर हम 1977 की तरह 10 लाख लोगों पर एक एमपी को बिठाएंगे तो लोकसभा की सीट्स 1400 तक बढ़ानी पड़ जाएगी। और अगर इसी लॉजिक से हम देखें तो यूपी और उत्तराखंड मिलके 85 सीट से बढ़ा के 250 सीट तक पहुंच जाएगी। बिहार और झारखंड मिलके 25 सीट से 82 सीट्स पर पहुंच जाएंगे। तमिलनाडु 36 से 76 पर पहुंच जाएगा। वहीं केरल सिर्फ 20 से 36 सीट्स पर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि नॉर्थ के जो स्टेट्स है वो तो 3 से 4 गुना तक बढ़ते नजर आएंगे। वहीं साउथ की ये 2 स्टेट्स की सीट्स आपको लग रहा है बढ़ेगी, लेकिन अभी हमने 10 लाख पर एक एमपी को बिठाया है। अगर हम 20 लाख पर एक एमपी को बिठाएंगे, क्यों बिठाएंगे? क्योंकि अभी हमने 1400 सीट्स की बात करी है। आज की तारीख में हमारे पास नई पार्लियामेंट में 888 सीट्स है और उसमें भी हम सभी एमपी को बिठाए, ये भी जरूरी नहीं। तो अगर हम इसको 20 लाख पर एक एमपी को बिठाने की बात करें तो इंटरेस्टिंगली केरला की एक भी सीट्स ना तो कम होगी ना बढ़ेगी। वहीं आसपास के दक्षिण राज्यों की थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ेगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया की कई सारी सीट्स डबल होते भी दिखेगी। और मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं, सीट्स भले से सभी राज्यों की बढ़े, लेकिन लोकसभा में तो 543 से बढ़ के 88 सीट्स हुई है। तो परसेंटेज के हिसाब से नॉर्थ की सीट्स बढ़ेगी तो बनी बनाई बात है साउथ के एमपीज कम होंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। और अगर ऐसा होता है तो जो नेशनल इश्यूज है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वहां पर उनका कम रिप्रेजेंटेशन होगा और उनकी कम सुनी जाएगी। तो जिन लोगों ने 1900 के दशक में अपनी आबादी पर ध्यान दिया, सरकार की जो आबादी के ऊपर नीति थी उसको लेकर बात मानी, तो अब क्या उनको इस चीज का दंड देना उचित रहेगा? नीचे कमेंट्स करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।